जय हिंद दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस की संध्या पर आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत जो है शुभकामना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल यानी 25 जनवरी को हम लोग पढ़े थे भारतीय संविधान के विकास के बारे में, और उस वीडियो का बहुत अच्छा जो है रिस्पांस रहा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज गणतंत्र दिवस के संध्या पर हम लोग भारतीय संविधान के विकास के कुछ और जो है बातों को जानते हुए भारतीय संविधान पर किस जो है किन किन देशों का स्रोत पड़ा है, किन किन देशों का प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल यह देख चुके थे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें से एक बार फिर से हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। इसमें केंद्र में द्वैध शासन का उपबंध किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन का उपबंध किया गया था, अर्थात जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो है व्यवस्था को लागू किया जाता है। और इसमें कुछ और मुख्य प्रावधान किए जाते हैं, जैसे नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक जो है आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। इसमें अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने हेतु गवर्नर जनरल उत्तरदायी था, अर्थात जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को दो भागों में बांटा गया था, उसके अतिरिक्त और जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां थी, उन अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को अधिकृत किया गया था। यही नहीं, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के भी जो है अधिकार प्राप्त किए गए थे। इसी बीच जो है दोस्तों फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होते हैं। इसमें कांग्रेस जो है लगभग 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त करती है। एक में जो है गठबंधन का सरकार बनाती है, और अंत तक जो है कांग्रेस कुल 8 प्रांतों में जो है अपना सरकार बनाने में सफल होती है। बिहार में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है, जिसमें श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले प्रधानमंत्री जो है बनते हैं। उस समय दोस्तों जो है प्रांतों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहकर जो है संबोधित किया जाता था। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है, और अंग्रेज जो है बिना भारतीयों से मशवरा लिए हुए, बिना भारतीय मंत्रिमंडल से सलाह लिए हुए भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लेते हैं। इसी के विरोध स्वरूप भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने यानी कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतों में 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्याग पत्र जो है दे देते हैं। यानी जो है कांग्रेसी मंत्रिमंडल अंग्रेजों का विरोध जताते हुए अपने सभी प्रांतों में इस्तीफा दे देते हैं। इसके जो है तहत मुस्लिम लीग क्या करती है, 22 जो है दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाती है।
चूंकि इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार जो है मुस्लिम लीग का गठन होता है, किस प्रकार जो है मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस दोनों जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और किस प्रकार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक मंच पर आते हैं। कुछ दिनों तक दोनों में मैतैक रहता है, अर्थात दोनों के विचार जो है एक होते हैं। फिर अंततः जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दो धड़ों में बढ़ जाते हैं, और जो है इस प्रकार जो है जिसका खमियाजा जो है भारत को विभाजन करके जो है चुकाना पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने क्या किया, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद जो है दोस्तों युद्ध जो है चलता रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में ही क्रिप्स मिशन का भारत आगमन होता है। चूंकि इसके नेतृत्वकर्ता स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन भी रखा जाता है। और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन जो है मार्च 1942 ईस्वी में होता है। इसमें तत्कालीन जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने चापलूसी के तहत सिर्फ भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा था। इसमें यही मुख्य ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इसमें जो है जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो वह जो है युद्ध के बाद भारत को 2 डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा का रिकमेंडेशन करता है। भारतीयों को अपना संविधान जो है निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। यही दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार क्रिप्स मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारतीयों द्वारा अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी, जिसको मैं यहाँ पहले ही बता दिया हूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो है होता है। अब ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे यथावत यानी पूर्व के भांति भी वह रख सकता है। यही सबसे मुख्य जो है दोगलई वाली बात थी दोस्तों। इसमें जो है सिर्फ यह जो है रिकमेंडेशन किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी द्वारा उत्तर तिथि चेक, जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, यानी क्रिप्स मिशन जो है पूरा असफल रहा। भारतीय नेताओं ने जो है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। अब इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध फिर जो है जारी रहता है। उसी क्रम में लंदन में जो है वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है। विंस्टन चर्चिल को सत्ता से हटना पड़ता है और जो है लेबर पार्टी के नेता के रूप में क्लीमेंट एटली वहाँ पर जो है काबिज होते हैं सत्ता में और वे प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली जो है वहाँ के चुनाव में वादा किए थे कि अगर मेरी जो है सरकार बनती है तो मैं भारतीयों को जो है आज़ाद कर दूंगा, भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो तत्कालीन जो है ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग थे वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए चुनाव में, और उन्होंने जो है क्लीमेंट एटली के पक्ष में मत भी दिया, जिसका परिणाम हुआ कि क्लीमेंट एटली जो है दोस्तों सत्ता में आए। अब जो है जब क्लीमेंट एटली सत्ता में आते हैं तो वे आते ही क्या करते हैं दोस्तों, वे जो है 3 सदस्यीय अपने कैबिनेट से, अपनी कैबिनेट जिस तरह से वर्तमान में दोस्तों हमारे जो है मोदी जी के कैबिनेट में जो है कुछ मंत्री होते हैं, उसी तरह से एटली जो है अपने कैबिनेट से 3 मंत्रियों को जो है एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर भारत भेजते हैं। क्योंकि वे अपने कैबिनेट से मंत्रियों को जो है चुनकर भारत भेजे, इसीलिए उन तीनों मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया। तो उस जो है 3 मंत्रियों में कौन कौन थे दोस्तों? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे जो उस समय भारत के सचिव थे। दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरा व्यक्ति जो है एबी अलेक्जेंडर थे जो उस समय तत्कालीन नौसेना मंत्री थे। ये तीनों जो है लोग भारत आते हैं और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी को होता है।
इसके बाद जो है यह तिथि भी ध्यान रखने के लिए जो है जरूरी है दोस्तों। कभी कभी जो है खास करके बीपीएससी में तिथि भी पूछ देता है। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो वे भारत के जो है नेताओं से कई चक्र की वार्ताएं जो है होती है, जिसमें कैबिनेट मिशन जो है अंतरिम सरकार के गठन और भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय को जो है सुझाया। अर्थात जो है अब लगभग जो है लग रहा था कि भारत की स्वतंत्रता जो है बहुत जल्द ही मिलने वाली है। इसी बीच जो दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाता है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। इस अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुस्लिम लीग जो है क्या करती है, अपना त्यागपत्र जो है दे देती है और मंत्रिमंडल से आउट हो जाती है। अब जो है इसके बाद जो है माउंटबेटन भारत आते हैं, जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है देखा जाता है। माउंटबेटन जो है दोस्तों यथासंभव ब्रिटेन से इस जो है निर्देश के साथ आए थे कि भारत को जो है यथासंभव एक जो है रखने का जो है उसमें उनको सुझाव दिया गया था। लेकिन जब वे भारत में आए वे भी कई दौर की वार्ता किए, लेकिन लास्ट में जो है उनको कोई उपाय नहीं सूझा। इसलिए जो है उन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को जो है स्वीकार कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन जो है वह माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। अर्थात जो है माउंटबेटन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। अब होता है दोस्तों देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है ब्रिटेन में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश होता है और जिसकी स्वीकृति बीच में भी 2 तिथियां हैं 15 और 16, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही पूछता है, बार बार पूछा भी गया है परीक्षा में कि जो है ब्रिटेन के संसद में जो है कब रखा गया, तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, और उसकी स्वीकृति जो है अंतिम रूप से कब मिली, 18 जुलाई 1947 को। अब जो है दोस्तों इसमें 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की बात को जो है मान लिया गया था। अर्थात जो है भारत का बंटवारा अब जो है बिल्कुल तय हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर ब्रिटिश संसद ने अपना मुहर लगा दिया था। अब इसके बाद जो दोस्तों दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार भी दे दिया गया था कि दोनों राज्य जो है भारत और पाकिस्तान अपने अपने संविधान का गठन भी कर लेंगे। क्योंकि इसके पहले जो भी संविधान गठन की प्रक्रिया हुई थी वे संयुक्त रूप से हुई थी, और जो है कांग्रेस के जो है नेतागण और जो है मुस्लिम लीग के नेतागण दोनों संयुक्त रूप से जो है विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन जब जो है लंदन से जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर जो है मुहर लग जाता है, अब दोनों सरकारें अपने अपने संविधान सभा के गठन पर जो है काम करना शुरू कर देती है। अब इसमें जो है संविधान सभा जो है इसी बीच दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन को जो है यानी सीमा रेखा को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ जो है एक जो है अंग्रेज थे, उनको जो है नियुक्त किया गया था। यह परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो रेड क्लिफ ने। अब इसके बाद दोस्तों विधानसभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में इसी बीच हुआ था। अब जो है विधानसभा में संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या उस समय 379 थी। यह जुलाई 1946 ईस्वी की बात है, जब जो है अभी जब भारत और जो है पाकिस्तान को एक रखा गया था, उस समय की यह जो है परिस्थितियां थी। उस समय भारतीय प्रांत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य और देशी रियासत से 93 सदस्य थे। लेकिन जब जो है बंटवारे पर मुहर लग जाता है दोस्तों, तो उसके बाद विभाजन के पश्चात संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है। उसकी तिथि 31 अक्टूबर 1947 है। इसमें कुल सदस्य 299 थे। अर्थात जो है जो जुलाई 1946 ईस्वी में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, वह 389 सदस्य संख्या घटकर 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को 299 रह जाती है, जिसमें देशी रियासत से 70 प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं। इसी बीच दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव को नियुक्त किया जाता है।
ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे, तो BN राव। अब जो है संविधान जो है हमारा दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत किया गया। उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस दौर में संविधान सभा की जो है 3 सेशन हुए दोस्तों, पहली सेशन, दूसरी सेशन और तीसरी सेशन। पहली सेशन जो है 1948 ईस्वी में, दूसरी सेशन जो है नवंबर 1948 से जो है अक्टूबर 1948 ईस्वी तक चलती है, और तीसरी सेशन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। अर्थात जो है संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी की तिथि थी। इसी दिन हमारा संविधान बनकर जो है तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं यह बात जो है बता दिया हूँ कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसके बाद जो है चूंकि देश तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो जाता है, लेकिन आजाद होने के बाद जो है संविधान सभा का गठन हो जाता है, संविधान निर्माण प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। लेकिन यही अंतिम मंत्रिमंडल को जो है भारत का जो है शासन चलाने का जिम्मा जो है सौंपते हैं अंग्रेज। अब जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान जो है बनकर तैयार हो जाता है, तो उसी दिन बहुत सारे जो है एक्ट जो है लागू हो जाते हैं, जिसमें जो है नागरिकता है, निर्वाचन है, और भी बहुत सारे प्रावधान थे, और भी बहुत सारी जो है अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू हो गए। लेकिन 26 जनवरी का दिन इंतजार किया गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 जो है हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसी दिन जो है यह बात तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अर्थात स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया भी गया, और उस दिन यह संकल्प लिया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है हम स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाएंगे। उसी तिथि को जो है यादगार बनाने के लिए, उसी तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू होता है। हमारा संविधान कब लागू होता है दोस्तों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अर्थात जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस 26 जनवरी 1950 को इंतजार किया गया, और इसी दिन हमारा शब्द जो है संविधान लागू हुआ। हमारा देश जो है एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश में जो है अब कहीं कोई वंशानुगत जो है शासनाध्यक्ष नहीं रहेंगे। हमारे देश में जो है राष्ट्राध्यक्ष जो है निर्वाचित होंगे। अब जो है संविधान को बनकर तैयार होने में कितना दिन समय लगा था, तो ये पहले की परीक्षाओं में 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन हाल में ये इस तरह के प्रश्न जो है अब नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे जो है मोटे तौर पर हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगे। अब जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। तो वैसे हम लोग पिछले क्लास में चर्चा भी किए थे कि हमारे संविधान में लगभग जो है 60 देशों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। 60 देश के संविधान को जो है निचोड़ करके अपना देश का संविधान जो है तैयार हुआ है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से, और उसमें भी जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उस तरह जो है विषय को यहाँ हम लोग सम्मिलित किए हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये भी अनेक जो बार पूछा गया है कि भारत जो है हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधान से भी जो है कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें जो है यहाँ हम लोग स्रोत और प्रावधान पर चर्चा करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है संघात्मक व्यवस्था और न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत शक्ति, ये सभी, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसी तरह से ब्रिटिश संविधान से दोस्तों संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता,
विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी जो है ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन मुख्य रूप से संसदीय प्रणाली ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। और एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता हमारे देश में है और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन में है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ द्विनागरिकता जो है दो तरह की नागरिकता की बात जो है अमेरिकी संविधान में कही गई है। उसी तरह से दोस्तों अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। जिस प्रकार हमारे देश में जब हम लोग संविधान को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसी तरह से अमेरिका के संविधान में यह कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए। तो मौलिक अधिकार जो है और जो है सर्वोच्च न्यायालय आदि जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ संघीय व्यवस्था कनाडा से और जो है संघात्मक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम से, ये दोनों में फर्क है। संघात्मक व्यवस्था जब पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 से, अगर संघीय व्यवस्था पूछेगा तो जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसी तरह से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र राज्य संबंध, ये भी सब कनाडा से लिया गया है दोस्तों। इसके बाद जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, अर्थात जो है 7वीं अनुसूची में हमारे देश में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, 4 तरह से शक्तियां जो विभाजित की गई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट जो है सूची भी है, जिस पर जो है केंद्र बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को है। तो जो समवर्ती सूची है, यही समवर्ती सूची की जो है कल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा, यहाँ हम लोग जो है देखें दोस्तों, अमेरिका से जो है प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा तो वह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे संविधान के जो है भाग 4 में रखा गया है। और उस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति का जिक्र जो है यह आयरलैंड से किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है, वर्तमान में 12 सदस्य जो है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है कुल 12 सदस्यों को संसद में जो है मनोनयन करते हैं, जिसमें 12 सदस्य राज्यसभा में और इसके पहले 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन से लोकसभा में, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जापान से विधि द्वारा शासन जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है, जो है हमारे मूल संविधान का जो है हिस्सा नहीं था दोस्तों। अगर पूछेगा कि हमारे जो है जब जिस समय संविधान लागू हुआ, क्या उस समय मूल कर्तव्य था, तो नहीं। मूल कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा गया है दोस्तों। अब जो है इसके बाद फ्रांस की बात हम लोग करेंगे, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो हम लोग आज जो है अपने जो है 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस से एक और जो है बात, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी जो है फ्रांस की क्रांति की देन है दोस्तों। इसे भी हम फ्रांस की संविधान से जो है ग्रहण किए हैं अपने देश में। इसी तरह जो है कुछ प्रमुख प्रावधान दोस्तों ये थे जो हमारे संविधान में विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से जो है लिए गए थे। इसके अलावा कुछ जो है संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको मैं यहाँ जो है पढ़ रहा हूँ, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। विश्व का सर्वप्रथम संविधान निर्माण प्रक्रिया फ्रांस में आरंभ हुई है। विश्व का सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस में, और विश्व का प्रथम संविधान ब्रिटिश संविधान है। विश्व का प्रथम संविधान कौन है? ब्रिटिश संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान भी ब्रिटिश संविधान ही है। अर्थात जो है विश्व का प्रथम संविधान ब्रिटिश संविधान,
और विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है ब्रिटेन का ही है। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान यूएसए का, विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान यूएसए का। भले पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस देश में आरंभ होती है तो कहेंगे फ्रांस, लेकिन पूछेगा कि विश्व में सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसी तरह से दोस्तों इसके बाद जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर बात किया जाए तो हमारा प्यारा देश भारत का है। यदि हमारा भारत में जो है जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब जो है विश्व का सबसे छोटा अगर संविधान की बात किया जाए तो वह मोनाको का है। एक बार फिर से हम लोग दोस्तों इस पर थोड़ा देख लें कि विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है फ्रांस में आरंभ होती है। विश्व में सबसे प्रथम संविधान जो है ब्रिटिश संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान ब्रिटिश संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहेगा तो अपना प्यारा देश भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान पूछेगा तो वह मोनाको का है। और विश्व का प्रथम संविधान अगर पूछेगा तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इन्हीं बातों के साथ जो है आज का क्लास को जो है मैं खत्म कर रहा हूं दोस्तों। इसके जो है बात जो है हम लोग आगे कल से जो है दूसरे विषय को देखेंगे। अब जो है अब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ खत्म करता हूं। धन्यवाद।